Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Arshad Ansari from Aspire College Jhang. Today our topic is how to attempt the question paper and how to avoid doing mistakes in our papers. सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए देखें बेटा 20 मार्क्स हैं। टाइम एलोकेशन इसके लिए है 30 मिनट्स। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स 10 आते हैं और 10 मार्क्स के। इट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और प्रोबेबली इसकी डिवीजन ऐसे की जाती है कि 6 + 2 + 2। इट मीन्स कि 6 सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपकी बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड है वहाँ से लिए जाते हैं और 2 सिनोनिम्स प्लेस से और 2 सिनोनिम्स पोएम्स से। तो इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ी सी चेंजिंग भी हो सकती है। एग्जामिनर थोड़ी इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 6, 2, 2 जो मैंने आपके सामने लिखा, इनको चेंज भी किया जा सकता है। एग्जामिनर इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ MCQs। MCQs 5 मार्क्स के होते हैं और ये भी आपके बुक 1 से आएंगे जो शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड है, बुक 3 में प्लेस और पोएम्स से आएंगे, ये भी 5 MCQs। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक्स, वो भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें बबल फिल किए जाते हैं बबल शीट्स पर एनुअल एग्ज़ाम में। तो बबल फिल करते वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अनकॉन्शियसली कह लें या दूसरे नंबर पर आप केयरलेसली, कि अगर एक बबल आपने बीटा का बबल आपने फिल करना है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 जो सिनोनिम है उसमें आपने पहले सिनोनिम का आंसर बीटा लिखना है। तो बीटा का बबल फिल करना है तो आपके जहन में होता है कि मैं बीटा फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपका पेन या मार्कर चल रहा होता है चार्ली या डेल्टा वाली ऑप्शन पर। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पेपर में 30 मिनट्स हैं, इट इज़ टू मच टाइम। तो लिहाजा डोंट बी क्विक वाइल सॉल्विंग दिस पेपर, डोंट बी इन हरी वाइल सॉल्विंग दिस पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल confirm the answer from the given options। अमूमन ये होता है कि 2 ऑप्शंस तो ऐसी होती हैं 4 ऑप्शंस में से कि जो आप समझते हैं कि ये आंसर है ही नहीं। अब 2 आंसर्स में आप क्या कर रहे होते हैं, टू बी और इन नॉट टू बी की कंडीशन में होते हैं कि करूं या ना करूं, कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। तो इस सिलसिले में फिर आप जब कंसंट्रेट करेंगे एक्चुअल मीनिंग्स को, आप जो गिवन वर्ड है उसके एक्चुअल मीनिंग को जहन में लाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन वर्ड। तो उसके बाद आपने बबल फिल करते वक्त वो सबसे ज़्यादा केयरफुल होना है कि बबल करेक्ट फिल कर रहे हों। एक तो सीक्वेंस वाइज कि अगर आप नंबर 2 सेंटेंस नंबर है जिसका सिनोनिम है आपने बबल फिल करना है, तो ये कंफर्म कर लें कि आइदर
your pen is moving in the direction of question number 2 on your bubble sheet. Second, जो केयरफुल रहना है वो ये कि बबल कौन सा फिल करना है, आइदर इट इज़ अल्फ़ा, बीटा और चार्ली और डेल्टा। तो ये बेटा अमूमन अब देखें 20 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स हैं। अमूमन देखा गया है कि बच्चे 15 से 20 मिनट में 15 to 20 मिनट्स इस पेपर पर लगाते हैं, 10 मिनट्स बच जाते हैं। अगर लकीली आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाए तो अगर 10 मिनट्स आपके बच जाएं तो सब्जेक्टिव पेपर को आप सॉल्व करना शुरू कर दें। और अगर नहीं मिलता तो उसका तरीका ये है कि देखें ऑब्जेक्टिव पेपर में हमने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि देखें आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो आंसर उसका आपको मालूम होता है, कंफर्मेशन है आपको आंसर की, आप उसका बबल फिल करते जाएं। फर्स्ट रीडिंग में आपने किसी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन पर स्टॉप हो गए, अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है, या आपको भूल गया, आप जनाब 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उस पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। इससे क्या है, नंबर 1 तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नंबर 2 उस वेस्टेज ऑफ टाइम की वजह से आप टेंस होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर में फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस पर आपको 100% श्योर है, ट्राई टू ऑप्ट देम, और जिन पर आपको थोड़ा भी शक व शुबा है उसको आप क्या करें, उसको छोड़ते चले जाएं। उन क्वेश्चंस को आपने छोड़ते चले जाना है, स्किप करते जाएं। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट रीडिंग में 20 आपके पार्ट्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 क्वेश्चंस में लेट्स सपोज आपने 12 आपने बबल फिल कर लिए, 12 क्वेश्चंस ऑप्ट कर लिए। अब 8 वो रह जाते हैं, ये काम आपने मैक्सिमम भी 5 to 10 मिनट्स में कर जाना है। तो अब आपके 8 क्वेश्चंस वो रह गए जिन पर आपको थोड़ा बहुत डाउट है। जब आप फर्स्ट रीडिंग में 12 क्वेश्चंस कर जाते हैं तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली तौर पर रिलैक्स फील करते हैं। एग्ज़ाम की बेटा हमेशा टेंशन होती है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम दिया जा रहा हो, तो एग्ज़ाम की एक टेंशन होती है, हर स्टूडेंट को होती है, हर एज ग्रुप के स्टूडेंट को होती है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो साइकोलॉजिकली तौर पर आपकी टेंशन रिलीव होती चली जाती है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन पर रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, अननेसेसरीली तौर पर टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो साइकोलॉजिकली तौर पर आप डिप्रेस होते जाएंगे। एक तो ये कि अब भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं हल हो रहा, दूसरा भाई टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, भाई अगले क्वेश्चंस का क्या बनेगा, ये आपके जहन में आते रहती है बात। तो इसलिए हमेशा बेटा ये करें कि आपने तमाम क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाएं फर्स्ट रीडिंग में, जिन पर 100% श्योर है उनको ऑप्ट करते जाएं। अब जो क्वेश्चंस रह गए 7 और 8 लेट्स सपोज, वो सेकंड रीडिंग में अब आप उन्हें, क्योंकि जब आपके जहन में होगा ना कि मैंने 12 और 13 और 14 क्वेश्चंस मैंने ऑप्ट कर लिए, तो साइकोलॉजिकली तो आप क्या होंगे, अपलिफ्ट होंगे, साइकोलॉजिकली तौर पर आप डिप्रेस नहीं होंगे। अब जो आपके आइडियाज़ जो टेंशन की वजह से जो आपके जहन में नहीं आ रहे थे, नाउ दे आर कमिंग बैक, वो अब आ रहे हैं आपके दिमाग में। तो अब आप उन 8 क्वेश्चंस को भी, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप हल कर जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन पर अननेसेसरीली तौर पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने टाइम को सेव करना है। टाइम को सेव करने के बाद हम
उसको सब्जेक्टिव पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप उसको एक दफ़ा फिर पढ़ लें। तो ये है ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से चंद अहम बातें। अब हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। देखें, सब्जेक्टिव पेपर हमारा 80 मार्क्स, इट कैरीज 80 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन इज़ 2.30 hours. It means it consists of 150 minutes. This paper consists of 150 minutes. अब इन 150 मिनट्स में मैंने क्वेश्चंस की जो आपने सॉल्व करने हैं इस पेपर में, उसकी एक रफ सा टाइम डिवीजन की है आपके सामने। देखें, डिवीजन ऑफ टाइम अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे प्रॉपर टाइम यूज़ नहीं करते क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पर क्या करते हैं, अननेसेसरीली तौर पर टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और बाद में एक या दो जो क्वेश्चन बचते हैं, जब घड़ी वॉच की तरफ देखते हैं तो फ़ौरन देखते हैं कि जनाब अब तो टाइम इतना रह गया, और फिर जनाब हाथ पांव फूल जाते हैं और जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो पिछला इम्प्रेशन बना होता है आपका पेपर का, वो एंड पर जाकर लूज़ हो जाता है। तो अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो प्रॉपर डिवीजन जानता हो कि हर क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम आई शुड गिव टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसके लिए मैंने देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके 35 मिनट्स, आप शॉर्ट क्वेश्चंस 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने 35 मिनट्स, लेटर राइटिंग के लिए 25 मिनट्स, स्टोरी राइटिंग के लिए 25 मिनट्स। इसमें आप, ये कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम डिवीजन नहीं है, इसमें आप 2-3 मिनट की कमी या बेशी कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है 25 मिनट्स। पेयर्स एंड पंक्चुएशन, इसके लिए 20 मिनट्स। एंड ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, ये जो पैसेज आपको एक दिया जाएगा जिसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी होती है, उसके लिए हमने एलोकेट किया टाइम 20 मिनट्स। अब जैसा कि मैंने आपको आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्पीड ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग स्पीड हर बच्चे की वेरी करती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट राइटिंग स्पीड वेरी करती है। तो उस राइटिंग स्पीड के हवाले से आप यू कैन चेंज दिस टाइम लिमिट। सबसे पहले देखें, आपने अब करना क्या है। मैंने ये जो लिखा है नंबर 2 पर देखें, पेपर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मेक्स अ डिफरेंस। देखें, हमारा ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें हमारी लेबर ऑफ 1 ईयर इज़ टेस्टेड ओनली इन 3 आवर्स। जो बच्चा इन 3 आवर्स में अच्छा परफॉर्म कर जाता है वो आगे निकल जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता वो पीछे रह जाता है। तो ये 3 और ये जो 3 आवर्स होते हैं, दीज आर वेरी क्रूशल as far as the brilliant students are concerned, as far as those students who want to get some goal or some merit in their life। आप जानते हैं बहुत कंपटीशन है, तो एक एक मार्क के पीछे एक एक मार्क बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बल्कि आप तो जानते हैं कि आजकल तो जब मेरिट बनता है तो पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट्स काउंट कर रही होती हैं, 3 डिजिट्स
उस पर मेरिट चला जाता है। तो लिहाजा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मेक्स अ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि आपने क्वेश्चंस की सिलेक्शन कैसे करनी है, वो मैं अभी बताता हूं कि कैसे करनी है। दूसरी बात, जो सबसे पहली बात आपने करनी है, देखें, यू मस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरोली। आपने क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ए टू जी थॉरोली पे पढ़ना है। अब होता ये कि है, मैक्सिमम स्टूडेंट 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लिया, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको पढ़ा और जनाब लिखना शुरू कर दिया, करते गए। अब उन्हें आगे नहीं पता कि आगे क्या है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ा जाए फ्रॉम ए टू जी। देन जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। फिर आप सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले ऑप्ट करूं जिससे मैं एग्जामिनर की अटेंशन को गेन कर सकता हूं, किस क्वेश्चन पर मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर है। तो मैं किस क्वेश्चन से एग्जामिनर की अटेंशन गेन कर सकता हूं, क्योंकि हमारे मार्किंग सिस्टम में भी हमने एग्जामिनर की अटेंशन को गेन करना होता है। हमने अपने पेपर की तरफ एग्जामिनर की अटेंशन को अट्रैक्ट करना है कि वो मजबूर हो जाए हमारा पेपर पढ़ने पर। हमने ऐसी टेक्टिक्स यूज़ करनी है। देखें, आपका क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर में है, जो मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 1 से आएंगे, और बुक 1 जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक है उसमें आपने 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, इट मीन्स यू विल बी गिवन 9 क्वेश्चंस in your question paper, and you will have to opt 6, you will have to write down 6 short questions. It means 2 into 6 is equal to 12 marks. B portion is from one act plays from book 3. 5 out of 8 short questions. It means examiner will give you 8 short questions and you will have to write down the answers of 5 short questions. It means 2 into 5 is equal to 10 marks. C part, poems, book 3. 4 out of 6 short questions. It means the examiner will give you 6 short questions and you will have to write down the answers of 4 short questions on your answer sheet. 2 into 4 is equal to 8. It means 12 plus 10 plus 8 total is 30 marks. It means in this section, section 1, 15 short questions are given and you will have to write down the answers of all those questions. अब स्टूडेंट्स, अब हमने देखें यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब देखने में ये आया है कि बच्चे क्या करते हैं कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन के जनाब आंसर लिख देंगे, लिख रहे हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। अब वो 2 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हो गए,
क्योंकि 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको नंबर दिए जाएंगे, 2 आपको एडिशनल कर दिए जाएंगे आंसर्स। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने उन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप सबसे पहले सिलेक्ट करें कि किन शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाबात के लिए, आंसर्स के लिए मेरे पास मैक्सिमम मटेरियल है, बेहतरीन मटेरियल है। मैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर के ज़रिए कैसे मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन पेपर पर उन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को टिक कर लें जिन पर आप मैक्सिमम जानते हो, जिनके बारे में। अगर आपको 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर आप इस चॉइस की तरफ जाएं कि किन शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स किन शॉर्ट क्वेश्चन से लिए जा सकते हैं, मेरे पास मैक्सिमम नॉलेज किस क्वेश्चन के हवाले से है, तो उन क्वेश्चंस को पहले ऑप्ट करें। तो अगर इस ए पोर्शन के 6 क्वेश्चन लिखने हैं आपने, 6 तो आप 6 ही लिखें। अभी आपने एडिशनल हल नहीं करने। अगर आप करना चाहते हैं एडिशनल, तो एक क्वेश्चन की आप स्पेस अभी छोड़ दें। अभी आप टाइम ज़ाया मत करें। अभी आप जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आंसर लिखें। होता ही है कि हम 8-8 2-2 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखे जा रहे हैं, टाइम तो हमारा यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। होता क्या है कि हमने अननेसेसरीली तौर पर यहाँ पर टाइम मैक्सिमम यूज़ कर दिया और आगे जाकर जो अगले क्वेश्चंस थे उनके लिए टाइम शॉर्ट हो गया। उसकी वजह से वहाँ पर हमारी लिखने की स्पीड भी बड़ी तेज़ हो जाती है और हमारी राइटिंग भी बड़ी पुअर हो जाती है। हम कटिंग भी कर रहे होते हैं क्योंकि हम साइकोलॉजिकली तौर पर टेंशन में आ जाते हैं, भाई टाइम इतना रह गया और क्वेश्चन इतने पड़े हैं, और वो हमने अननेसेसरीली तौर पर टाइम वेस्ट किया कहाँ पर, जो हमने एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हल करने लग गए। आप, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, सिलेक्शन मेक्स अ डिफरेंस। सिलेक्ट करें पहले ही प्रॉपर सिलेक्शन करें कि मुझे ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा या लिखूंगी एंड आई कैन गेट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स बाय राइटिंग दीज क्वेश्चंस। फिर अंदाज़ा, स्टूडेंट को ये भी अंदाज़ा होता है कि कौन से क्वेश्चंस पर मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है और कौन से क्वेश्चंस एक हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा और कौन से क्वेश्चन एक अच्छा बच्चा अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ पर भी मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ब्रिलियंट बच्चों के लिए, जो टॉपर्स बच्चे हैं, कि गो टूवर्ड्स दोज क्वेश्चंस थ्रू विच यू कैन शो योर knowledge, through which you can show your individuality, through which you can show your approach and knowledge and writing power। तो उन क्वेश्चंस को ऑप्ट करने की कोशिश करें। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, एक बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं ये क्वेश्चन तो सारी दुनिया लिख रही होगी, मैंने ये लिखने, और उसको आपका आंसर आना भी चाहिए। ये उस सूरत में जब आपको 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आते हों, फिर वहाँ से सिलेक्शन करें कि जिन पर आप मैक्सिमम नॉलेज दे सकते हो, मैक्सिमम अपना नॉलेज कन्वे कर सकते हो एग्जामिनर को, देन यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स। सेकंड पोर्शन, बी पोर्शन, जो 1 एक्ट प्लेस से है, यहाँ पर भी इसी तरीके से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 5 लिखने। आपने इसी तरीके से चूज़ करना है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, बेहतरीन नॉलेज कन्वे कर सकता हूँ और मैं दूसरों से डिफरेंट भी हूँगा,
Try to be different from others. Try to show your individuality by choosing the questions. यहां पर भी सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एडिशनल करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप एक की स्पेस छोड़ दें, उसको हम बाद में करेंगे। अभी टाइम हमने अननेसेसरीली तौर पर वेस्ट नहीं करना। हमने जो प्रॉपर एलोकेट टाइम किया उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। हम फिर चलेंगे पोएम्स की तरफ। पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आपने अटेम्प्ट करने, जो मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए किन बातों का बेटा, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखते वक्त जो कॉमन मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व किया गया वो ये है कि टेंस की मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे। नंबर 1, आंसर शुड बी इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। इट मीन्स कि अगर आपसे एग्जामिनर पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू शुड राइट डाउन योर आंसर इन पास्ट टेंस। If examiner is asking question in present tense, then you must write the answer in the present tense. दूसरी बात जो जहन में रखनी है, follow the sequence of tenses. Follow the sequence of tenses का मतलब ये है कि बेटा अगर आप शुरू में पास्ट टेंस लिख रहे हैं, एक क्लॉज में पास्ट टेंस लिख रहे हैं, तो आपकी अगली क्लॉज भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वांट्स टू एक्सेप्ट मिस्टर स्टीवर्ड्स ऑफर। अब मैंने पहली क्लॉज में क्या यूज किया? नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड, लेकिन अगली क्लॉज में मैंने क्या लिख दिया? शी वांट्स टू एक्सेप्ट। इट मीन्स दैट आई एम नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो यहां पर आपके नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। आपको क्या करना है? नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वांटेड टू एक्सेप्ट। अगर आप पास्ट टेंस शुरू में लिख रहे हैं तो यू मस्ट राइट डाउन योर आंसर इन द पास्ट टेंस। आपने पास्ट टेंस में ही आंसर लिखना है। उसके बाद अगर इफ योर फर्स्ट क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्रेटोन सेज दैट he wants he comes here in order to study the human beings। अब हमने पहली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज किया, अगली क्लॉज में भी प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। तो अगर हम पहली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, वी मे यूज पास्ट टेंस इन द सेकेंड क्लॉज। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टेंस। लेट मी रिपीट, if your first clause is in present tense, then your second clause may be in present or past or future tense. Secondly, if your first clause is in past tense, then your second clause must be in the past tense. इस चीज को सबसे ज्यादा ज़हन में रखना कि एक तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस में जब आंसर लिखें, सीक्वेंस ऑफ टेंस को फॉलो करें। फिर आप आंसर लिख रहे होते हैं, एक जुमला आप प्रेजेंट में लिख रहे होते हैं, एक पास्ट में लिख रहे होते हैं, फिर प्रेजेंट लिख रहे होते हैं। आप एक ही टेंस अभी मैं आपको बताकर हटाऊं, अभी मैंने बताया कि आंसर शुड बी इन द सेम टेंस। एक ही टेंस में आंसर होना चाहिए, पूरे आंसर में सेम टेंस चलना चाहिए। तीसरी बात जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में आपको फॉलो करनी है कि आंसर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव
neither too long nor too short. Comprehensive means, let me explain. For example, आपको short question आ जाता है, who was Ozymandias? अब एक स्टूडेंट लिखता है Ozymandias was an Egyptian king, बस इस पर वो एंड कर देता है. तो दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. इसके 2 मार्क्स कभी भी आपको नहीं दिए जाएंगे. आप लिखें Ozymandias was an Egyptian king. He was proud and vain king. He was also cruel and he wanted to remain immortal in this world. Because of this reason, he committed atrocities on the people. तो ये हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, आंसर है. आप जो लास्ट सेंटेंस मैंने बोला आपके सामने, वो आप ना भी लिखें तब भी बात बन जाती है. तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मीन्स कि आपने अगर इस किस्म की बात, हु वाज नॉर्मा, आप लिखें. अगर एक स्टूडेंट लिखता है नॉर्मा वाज द वाइफ ऑफ ऑर्थर, बस बात ख़त्म कर दे, तो इसके 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे आपको. आप लिखें नॉर्मा वाज ऑर्थर्स वाइफ, दे वर लीडिंग देयर लाइफ under the same roof but they have no mutual understanding. Norma wanted to improve his lifestyle by accepting Mr. Stewart's offer. You can say that this is comprehensive answer. तो 2 या 3 लाइन में आप उसका जवाब दें if you want to get full marks. Fourth point is additional questions should be attempted in the end but at their proper place. आपने देखें शॉर्ट स्टोरीज के आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. आप मत लिखें अभी शुरू में ही 8. अगर आप एडिशनल लिखना चाहते हैं, अव्वल तो आपको, जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, कि आपकी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए, आपको 100% श्योर होना चाहिए कि मैंने जो लिख दिया 100% करेक्ट है. जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिलेक्शन मेक्स अ डिफरेंस. सिलेक्शन करना सीखें कि हाउ टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस. डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल राइटिंग द एडिशनल क्वेश्चंस. तो एडिशनल क्वेश्चंस लिखने पर टाइम वेस्ट ना करें. आप लिख सकते हैं, एक आधा लिख लें, लेकिन उसको भी अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले कर रहे हैं तो आप क्या करें, एडिशनल क्वेश्चन की जगह छोड़ दें, स्पेस छोड़ दें. फिर आप प्ले के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखें 5, फिर आप पोएम के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखें. लिखने के बाद आपकी जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताई 35 मिनट्स, अगर आप इससे पहले लिख जाते हैं तो आप जो जगह छोड़ी हुई है वहाँ पर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन लिख दें. ठीक है. अगर 35 मिनट्स आपके कंज्यूम हो गए तो आप अगले क्वेश्चंस लिखने शुरू करें. एंड पर देखें अगर आपकी टाइम बच जाता है तो ऑलवेज यूज प्रॉपर टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज ईच क्वेश्चन should be written in a proper way, in a proper and neat and clean handwriting. Next, ये additional questions should be attempted in the end but at their proper place. Proper time should be given to each question. Next बात, आपने अब क्वेश्चन हमारे से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सर हैंडराइटिंग के नंबर होते हैं. तो उसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखें, अगर क्लासरूम में एक टीचर
आपके सामने आता है और वो वेल ड्रेसअप होकर आता है, प्रॉपर ड्रेसिंग है उसकी, तो इट विल लीव अ गुड इम्पैक्ट अपॉन द स्टूडेंट. स्टूडेंट विल गेट अ गुड इम्प्रेशन फ्रॉम देयर टीचर. लेकिन अगर आप देखें, एक टीचर अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखता, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आता, ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल फील अनईजी बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द टीचर, बिकॉज ऑफ द ड्रेस ऑफ द टीचर. तो पेपर इसी तरीके से नीट एंड क्लीन पेपर करना, अच्छी हैंड राइटिंग लिखना, इट विल लीव a good psychological impact upon the examiner. एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है. अल्टीमेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. तो ट्राई टू बी नीट एंड क्लीन, ट्राई टू अवॉइड ओवर राइटिंग, ट्राई टू अवॉइड कटिंग, unnecessary cutting in your questions. Use remover if you are allowed to do so. If you are not allowed to use remover in your examination, then if you are writing, suppose, norma, and you have written norma in such a way, आप सोचते हैं कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, just cross it like this. ऐसे क्रॉस करें और आगे लिखना शुरू कर दें. Don't cross it in such a way. It will leave bad impact. जब आपने क्वेश्चन लिखना है, आंसर नंबर 2, मार्कर से हेडिंग दें, शॉर्ट क्वेश्चंस, मार्कर से हेडिंग दें, शॉर्ट क्वेश्चंस अंडरलाइन कर दें. अब उसके बाद आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट, क्योंकि इट विल आल्सो वेस्ट योर टाइम. अगर आप समझते हैं कि आपकी राइटिंग रिटर्न स्पीड अच्छी है तो यू मे राइट क्वेश्चंस, बट अगर आप समझते हैं कि मेरी रिटर्न स्पीड अच्छी नहीं है तो आप जस्ट क्या लिखें. बिलफर्ज आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, आप लिखें 5. आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और साथ ही आप यहाँ पर लिख दें पार्ट ए. इसका मतलब है आप पार्ट ए को ऑप्ट कर रहे हैं. पार्ट ए को ऑप्ट कर रहे हैं आप, ठीक है. पार्ट ए आप नेक्स्ट लाइन पर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर पार्ट ए ऐसे लिख दें. फिर आप पार्ट ए लिखने के बाद अब आप 5th शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 5th ऐसे लिखें. आप इसका आंसर लिखें यहाँ पे. इसका मतलब होगा एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप 5th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है. आप इसे कंप्लीट करें. इसके बाद अगर आप 8th के लिखना चाहते हैं तो 8th ऐसे नंबर दें, फिर आप लिखें. ये जो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन है ये आप लेफ़्ट साइड पर भी दे सकते हैं. आप इस नंबरिंग को यहाँ पर भी सेंटर में भी लिख सकते हैं. फिर आप यहाँ पर आंसर लिखते हैं. या तो आप इस साइड पर लिखें लेफ़्ट साइड पर, या आप 5th लिखें, फिर 8th लिखें, एंड सो ऑन. इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. पहले पार्ट ए करें, फिर प्ले का पोर्शन करें, फिर पोएम का पोर्शन करें. ऐसे मत करें कि आप लिखें आंसर नंबर 2 पार्ट ए, उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन करना शुरू कर दें, फिर आप बाद में जाकर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, ऐसे मत करें. एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं दैट मस्ट बी सॉल्व्ड, ऑल द पार्ट्स मस्ट बी सॉल्व्ड एट वन प्लेस. उन सब को एक ही प्लेस पर किया जाना चाहिए.
थैंक यू वेरी मच।